गोवा में कार्यक्रम में इन्होंने बोल दिया था कि अंबानी और अदानी तो ये सब सड़े हुए आलू हैं, ये कभी भी गरीबों को लेकर कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो ये गवर्नर रहते, जो सरकार अंबानी और अदानी के लिए इतना पैरवीकार रही हो, जो अदानी और अंबानी के लिए इतना काम करती हो, उसी के नामित एक गवर्नर लगातार अदानी और अंबानी पे भी, गोवा में एक कार्यक्रम में मैंने उस समय सुना था वीडियो पे कि अदानी और अंबानी पे उन्होंने बहुत ही गंभीर अटैक किया था। थाने वालों ने खाना बनाने से मना किया तो थाना में ही चले बोले यही खाना बनाऊंगा। नहीं, वो खाना खिलाने से मना किया कि लुटियन जोन है, इसके आप जो है क्या कहते हैं, लान में आप खाने का आयोजन नहीं कर सकते। और फिर वो खाप का भी मामला था तो वही नहीं गए, खाप वाले भी चले गए, वो खाना उन्होंने वहां मंगवा लिया, खा लो भैया सब लोग खाओ, यहाँ जब हम खाने के लिए बुलाए। अब सवाल है जिसके यहाँ लान है वो कहाँ खाना बनवाएगा, लान में कहाँ खाना खिलाएगा, घर के पिछवाड़े। मलिक साहब पहले गवर्नर थे उस समय जिन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में भी बात करी, कुर्सी पे बैठे हुए भी, जब किसान दिल्ली के चारों तरफ धरनों पे बैठे थे तो सतपाल मलिक ने खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया था और केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि इनकी मांग को मान लीजिए, और प्रधानमंत्री को भी सलाह दी थी इन्होंने, जो कि बाद में बातें निकल के आई। तो मुझे जहां तक लगता है कि मलिक साहब और आरिफ मोहम्मद खान, जो दो गैर भाजपा पृष्ठभूमि से निकल के भाजपा में आके गवर्नरी हासिल किया जिन्होंने, वो उनमें दोनों में बहुत अंतर है। आरिफ मोहम्मद खान पूरी तरह से केंद्र के डायरेक्शन पे, जो केंद्र चाहती है वो केरल में कर रहे हैं, और सतपाल मलिक साहब ने वो कुछ भी नहीं किया जो केंद्र चाहती थी। मलिक साहब जो पुलवामा पर कह रहे हैं उसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो है वो क्या कहते हैं, ये इसके लिए जो है सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे और जब सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा तो गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आगे ये कहते हैं कि मलिक साहब की हमने इसमें प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि भाई जो भी हुआ इसमें हमारी लापरवाही है, हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ऐसा नहीं होता। तो प्रधानमंत्री ने कहा तुम चुप रहो, ये कुछ और चीज है। इस दौरान पीएम ही नहीं, मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो उनके दोस्त भी हैं, क्या कहते हैं आपके मलिक साहब के, उनसे भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि अरे यार तुम चुप रहो, इस समय जो है इसको जो है इशू मत बनाओ। पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक साहब चर्चा में। पुलवामा कांड को लेकर या सरकार को लेकर आक्रामक उनके बहुत ही तेज, और ये बात कह रहे हैं कि अगर सरकार रिपीट हुई तो देश की, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में आपको यह पता लगेगा पूरी जर्नी, सतपाल मलिक साहब की जर्नी क्या है, कहां से उन्होंने राजनीतिक करियर शुरुआत की और कैसे और क्यों महाशक्तिशाली सरकार से, जिसमें वो गवर्नर रहे हैं, उससे टक्कर ले रहे हैं। पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा आपको सुनाने वाला हूँ, और इसके लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं। आप लगातार अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं, दोनों एक्सपर्ट हैं। पूरी तैयारी के साथ इस एपिसोड के लिए हम लोगों ने 2-3 दिन पहले योजना बनाई है, तब आपके बीच आ रहा हूँ। पूरी राजनीतिक जीवन यात्रा बेहद जरूरी है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में आप दोनों का। नमस्कार सर। अब चलिए, फ्लोर आप ही के पास है। पहले जेपी सर से शुरू करते हैं। आप नहीं सर, वो संजीव जी से शुरू कीजिए सर। संजीव जी चलिए। आज सतपाल मलिक साहब आज पहलवानों के समर्थन में, जो रेसलर हैं उनके समर्थन में जंतर मंतर भी गए जी। देखिए, सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के राज में नामित उन गवर्नरों में से एक हैं जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद की भी राजनीति करी और गैर भाजपावाद की भी राजनीति करी। शुरुआती जो उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़ा रहा है, और मेरठ यूनिवर्सिटी के 1967-1968 में वो प्रेसिडेंट भी थे। और उसके बाद उन्होंने चरण सिंह के साथ राजनीति करी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, 74 में चुन के गए थे। फिर उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भी थे और बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में भी थे। जब राज्यसभा में शुरू में आए थे तो कांग्रेस से थे, फिर उसके बाद बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में भी रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने कुछ समय अपना समय बिताया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़े थे और समाजवादी पार्टी से भी लोकसभा लड़े, भारतीय जनता पार्टी से भी लोकसभा लड़े। राजनाथ सिंह के जब अध्यक्ष थे तो उनके संगठन में उन्होंने राजनाथ सिंह जी के साथ काम भी किया, संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे वो पदाधिकारी थे। तो सत्यपाल मलिक जो है वो अलग अलग धाराओं में काम करने के लिए मतलब कि काम करते रहे हैं और ऐसा है कि अलग अलग धाराओं में काम करने के बावजूद उनको आप अवसरवादी इसलिए नहीं बोल सकते कि वो निहायत ही एक ईमानदार छवि के नेता हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन आज तक कोई लगा नहीं पाया है। हालांकि वो समाजवादी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ भी रहे। तो मेरा ये कहना है कि वो एक ऐसे नेता है जो अलग अलग दलों में, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए दलों में अपनी यात्रा तय की, लेकिन भ्रष्टाचार से उनका दामन जो है एकदम पाक साफ रहा और वो मुक्त रहे। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो जो नियुक्त हुए गवर्नर, वो उस धारा के गवर्नर, नरेंद्र मोदी कार्यकाल में संघ पृष्ठभूमि के भी गवर्नर काफी लगे, बसपा के भी पृष्ठभूमि से गवर्नर लगाए गए, लेकिन दो ऐसे गवर्नर लगे जो बहुत ही अपने वोकल क्या कहा जाता है बात रखने के लिए माने जाते हैं। उसमें एक कांग्रेस से आए हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब थे और हैं, और एक सतपाल मलिक साहब हैं जो वोकल रहे हैं, अपने अपने टाइम पे कई मुद्दों पे बहुत ही वोकल रहे हैं। हालांकि सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान साहब में इस समय अंतर यह है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर रहते हुए संविधान के जो प्रावधान है उसकी परवाह नहीं मार रहे हैं और वो प्योर फेडरल ढांचे पे अटैक कर रहे हैं केंद्र के कहने पे केरल में। लेकिन सतपाल मलिक साहब गवर्नर रहते हुए भी जो तमाम कुछ इश्यूज थे उस पर वो मुखर रहे, जैसे जिन बातों को लेकर उनकी अभी आलोचना हो रही है या भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उग्र है या भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में फंसी हुई है, वो है एक पुलवामा का जो बम ब्लास्ट था और जिसमें हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। और मलिक साहब ने ये बहुत ही गंभीर बात बताई कि उस समय उनके लिए एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगा गया था और नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमसे मांगा गया होता तो हम किसी भी कीमत पे चाहे जैसे भी होता हम उपलब्ध कराते। और ये मतलब मूल रूप से ये आरोप जो है भारत सरकार पे बड़े गंभीर आरोप हैं कि क्या पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उसमें पाकिस्तान से ज्यादा जो भूमिका है क्या हमारी सरकारों के लिए कि हमें उनको जहाज भी नहीं दे पाए। जो सैनिक हमारे वहां रक्षा में बैठे हुए हैं उनको हम जहाज भी नहीं दे सकते और हमारे नेता छोटे छोटे मसलों पे प्राइवेट एयरक्राफ्ट और चार्टर प्लेन लेकर उड़ते हैं और सैनिक जो अपनी सुरक्षा में लगे हुए उनको आप जहाज भी नहीं दे रहे। तो एक बड़ा गंभीर आरोप था। दूसरा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनके नेताओं को उन्होंने ये लगाया, जम्मू कश्मीर में 2 करप्शन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलें थी जिनमें उनको 300 करोड़ रुपया ऑफर था। एक फाइल थी जम्मू कश्मीर राज्य के एम्प्लॉइज का स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मसला था जो मुकेश अनिल अंबानी की रिलायंस इंश्योरेंस को दिया गया था और जिसमें सतपाल मलिक साहब ने वहां के कर्मचारियों की मांग पे, वहां के कर्मचारियों ने जब ये तथ्य रखे गवर्नर के सामने कि इसमें भ्रष्टाचार की बू है और ये नियम कानून को ताक पर रख के फाइल क्लियर किया गया है, तो सतपाल मलिक साहब ने खुद वो फाइल को पढ़ी और उन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य, जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के ही नहीं राज्य सरकार के हितों के खिलाफ है और इसमें फाइनेंशियल जो है हेराफेरी है। दूसरा एक जल विद्युत परियोजना के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था जिसमें 2200 करोड़ रुपए का काम एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिसमें हेराफेरी की बू आ रही थी और उस फाइल को भी सतपाल मलिक साहब ने क्लियर नहीं किया। और जब ये दोनों फाइल रिजेक्ट किया तो मलिक साहब ने ये भी खुलासा किया कि उनके पास एक आरएसएस के बहुत ही सीनियर पदाधिकारी आए थे और उन्होंने कहा था कि यह फाइल आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं, आपको क्लियर करना चाहिए, और उनके तरफ से ये पैसे का ऑफर हुआ था उनको। और
उसमें सतपाल मलिक के साहब पे मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया है, वो जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं राम माधव साहब, तो उन्होंने उन पे मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया है। तो ये 3 खुलासे जो है सरकार के लिए बड़ा एक मतलब की चुनौती है। सरकार इससे परेशान है। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि अडानी अंबानी को लेकर राहुल गांधी ने इतने आरोप जब लगाए तो सरकार ने बहुत ढिठाई से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मलिक साहब के आरोपों से सरकार इतनी परेशान और तिलमिलाई हुई है या चोट इतनी गहरी लगी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आके जवाब देना पड़ रहा है, और वो बार बार बोल रहे हैं कि मलिक साहब उस समय क्यों नहीं बोले जब वो गवर्नर थे। लेकिन मलिक साहब ने कहा कि मैंने उस समय भी बोला था जब मैं गवर्नर था। जब मेघालय के गवर्नर थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की 2 फाइलों को लेकर खुलासा कर दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार की बू है, और उसके बावजूद देखिए कि केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि सतपाल मलिक साहब को टाइम से पहले गवर्नरशिप से हटा दिया, नहीं हटा पाई है, उनको हटा दिया जाए इतनी हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार थी। और पुलवामा कांड के बाद तो उन्होंने इमीडिएट ही बोल दिया था कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है और इसमें हमारी गलतियां हैं, अगले दिन ही बोला था। तो मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बचाव के लेकर जो बयान आ रहे हैं, तो वो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही तार्किक नहीं है और वो बहुत ही घबराहट में दिए जा रहे बयान है, और कहीं ना कहीं मलिक साहब का जो अटैक है वो बहुत ही निशाने पे है, और ये इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि मलिक साहब ईमानदार हैं, मलिक साहब के खिलाफ इनको कुछ मिल नहीं रहा है, मलिक साहब के परिवार के सदस्य भी कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो अब तक किसी न किसी परिवार के सदस्य को ये ईडी या सीबीआई के माध्यम से तंग करते, लेकिन अभी तक मलिक साहब के मामले को लेकर ऐसा कुछ मिला नहीं। जी जेपी सर, आप 40 वर्ष से ज्यादा पत्रकारी जीवन में रहे, इलाहाबाद में आप पढ़े हैं, वहीं रहे हैं, जन्मे हैं, और सतपाल मलिक साहब को आपने ऑब्जर्व किया होगा बड़े करीब से, और जब आप छात्र रहे होंगे शायद उस समय वो विधायक बन चुके थे जहां तक मैं समझता हूँ, तो कैसे उनका जी प्रयागराज में सतपाल मलिक जी के कई बहुत ही नजदीकी मित्र लोग भी हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति में अगर वो इलाहाबाद में पढ़ते रहे होंगे तो इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति में भी कभी सतपाल मलिक का कोई दखल नहीं रहा। वो मेरठ यूनिवर्सिटी में थे। हाँ, तो मेरठ यूनिवर्सिटी में थे। यहाँ एक कांग्रेस के नेता हैं जो समाजवादी योजना सभा के उस समय नेता थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे, श्याम प्रसाद पांडे, उनसे उनकी बड़ी जो है नजदीकी है और बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है रही होगी, ये भी हो सकता है छात्र नेता रहे हों मेरठ के। जी 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 जी। देखिए, मलिक साहब राजनीतिक भाषा में कहें तो सभी दलों का इन्होंने एक घाट पर जो है पानी पिया है, और फिर बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, फिर मेघालय के राज्यपाल हुए, लेकिन ये मेघालय के जब राज्यपाल हुए तो ये ज्यादा मुखर हो गए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो अपना संतोष जरूर व्यक्त करते थे, लेकिन इस पर मुखर नहीं थे जितना ये मेघालय के राज्यपाल बने तो हो। अब आप इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो आप इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि वो हो सकता है सरकार द्वारा अपना मूल्यांकन कम करने से या अपना वजन कम होने से भी बोल रहे हो, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, असली बात ये है। एक बोलना होता है कि नलगल प्रलाप कर रहे हैं, और एक बोलना होता है कि टू दी पॉइंट, और जो है ऐसी बात बोलना जो क्या कहते हैं दूसरे के लिए अप्रिय सत्य हो। अब जैसे उन्होंने कहा कि 370 जब हटाया गया तो महबूबा मुफ्ती ने कहा खून की नदियां बहा देंगे। उस समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम देश का जो है झंडा नहीं उठाएंगे, और तमाम लोग जेल में डाले गए थे, उन नेताओं को मोदी जी ने रिहा करा के उनको चाय पिलाई, उनके साथ चाय पी। ये मलिक साहब कह रहे हैं। मलिक साहब जो पुलवामा पर कह रहे हैं उसमें सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो है वो क्या कहते हैं ये इसके लिए जो है सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री थे, और जब सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान मांगा तो गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आगे ये कहते हैं कि मलिक साहब की हमने इसमें प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि भाई जो भी हुआ इसमें हमारी लापरवाही है, हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ऐसा नहीं होता। तो प्रधानमंत्री ने कहा तुम चुप रहो, ये कुछ और चीज है। इस दौरान पीएम ही नहीं, मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो उनके दोस्त भी हैं, क्या कहते हैं आपके
मलिक साहब के, उनसे भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि अरे यार तुम चुप रहो, इस समय जो है इसको जो है इशू मत बनाओ। तो सवाल कहते हैं कि तभी हमको ये लग गया, मलिक साहब कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी ये लोग पाकिस्तान पर डालेंगे, अपनी जो है फेल्योर है उसको ये पाकिस्तान के ऊपर जो है चश्मा कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव हुआ और पुलवामा वाला बात उठा और तमाम जो है विपक्षी दलों ने ये उठाया कि साहब इसमें सरकार की लापरवाही है, ये विमान दे देते तो जो है नहीं होता तो वो होता, तो उसको सरकार ने पुलवामा को जो है सीधे सीधे विपक्षी उसमें जोड़ दिया कि साहब ये लोग जो है पुलवामा के जो है वो जो हमला हुआ तो पुलवामा के हमले के पक्षधर हैं तो फलाना है, उसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिला। मलिक साहब ने तो यहाँ से भी आगे बढ़ करके कहा कि जो पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी वो भी सब मिली भगत से स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी कोई खास जो है मतलब वो बात नहीं थी, फेस सेविंग का मामला था। तो सवाल इस बात का है कि इसके बाद मलिक साहब ने एक और बम फोड़ दिया कि अंबानी साहब का, अब अंबानी निकलता है अनिल अंबानी का जो इंश्योरेंस का मामला 300 करोड़ रुपए देने की बात हुई, तो सीधे सीधे 300 करोड़ रुपया उनको जो है राम माधव जो उस समय जो है आपके कश्मीर के जो है भाजपा के प्रभारी थे, हालांकि इस कांड के बाद उनको वापस आरएसएस में भेज दिया गया है, उनको आरएसएस में भेज दिया गया है। तो राम माधव ने फाइल लेके गए, साहब इस पे क्लियर कर दो तो 300 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। अब और क्या हुई बात और क्या नहीं हुई बात, अब ये तो जो है मलिक साहब ने नहीं बताया कि जो है इसमें पार्टी फंड में भी कितना जा रहा था अगर हम कर देते तो ये भी एक मामला फंस गया। हालांकि उसके बाद राम माधव को हटा करके भेज दिया गया, राम माधव की इससे बड़ी किरकिरी हुई और संघ से आए थे इसलिए और किरकिरी हुई। ये जो है अंबानी के जो है दूध के रूप में 300 करोड़ का जो है ऑफर लेके गए थे। अब ये मामला बड़ा घास पांच है सर, घास पांच इस तरह है कि इतना होने के बावजूद भाजपा में 2 नेता ऐसे हैं, बल्कि 3 नेता 2.5 नेता कह सकते हैं। आपके जो गडकरी जी हैं जो इनके परिवहन मंत्री हैं, ये सड़क मंत्री परिवहन मंत्री जो भी कह लीजिए, वो है वो लगातार ऐसी बातें बोलते हैं जो सरकार के लिए अप्रिय हो, लेकिन वो आधे ढंग से विरोध करते हैं क्योंकि वो सरकार में शामिल है। दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो लगातार सरकार के लिए अनप्लीजेंट पूछते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की जनता में साख बहुत कम है। वो जानते हैं कि इनको हर चीज में टांग अड़ाने की या बीच में कूदने की आदत है, इसलिए उनकी बात आई गई हो जाती है। तो कुछ नहीं तो वो कोर्ट चले जाते हैं, वो खुद भी वकील हैं, अपने नाम से जो है कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर देते हैं, PIL दाखिल कर देते हैं। और तीसरे जो है सतपाल मलिक जो लगातार बीजेपी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ या नेतृत्व के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं और लगातार ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि जो है अनप्लीजेंट हो उनके लिए और विपक्ष को मौका मिले उस पर घेरने के लिए, और विपक्ष घेर भी रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि इतने के बावजूद न गडकरी को मोदी जी जो है अपने मंत्रिमंडल से निकाल पाए। बड़ा हल्ला था जनवरी में कि जो है आपके मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पुनर्गठन होगा तो उसमें गडकरी मार्गदर्शक में चले जाएंगे। एक कौन पाटिल हैं गुजरात के, उनको लाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष की बात हुई थी, तब भी हुआ था कि नड्डा को हटा के CR पाटिल को अध्यक्ष बनाया गया, फिर हुआ कि इनको हटा करके उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन अब किसने उसमें वीटो कर दिया ये मुझे नहीं मालूम, वो पुनर्गठन नहीं हुआ। उसमें कई लोगों की तलाश चल रही थी, नए कानून मंत्री की भी तलाश चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं विकास सिंह का नाम भी उड़ रहा था जिन्होंने उस समय जो है बदतमीजी की थी जो है कोर्ट में चीफ जस्टिस के। खैर वो मामला लटक गया। अब इसके बाद ये लोग लगातार विरोध करके अनप्लीजेंट कर रहे हैं, चुनाव के समय कर रहे हैं। अमित शाह टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी टाइमिंग किया, तो टाइमिंग का मतलब कि वो मतलब ऐसे समय किया जब इतना क्रूशियल चुनाव है उस समय किया, तो इससे जो है भाजपा की राजनीतिक संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं, और धूमिल होंगी तो एक कारण इनकी मीटिंग में इनका भी बताया जाएगा, मलिक जी का भी नाम लिया जाएगा कि इन्होंने जिस तरह का जो है सब घोटाला खुलासा किया उसकी वजह से हुआ। तो आखिर इन लोगों को भाजपा इनसे मुक्त क्यों नहीं हो पा। अब यहाँ एक और बात है कि जैसे कहा जा रहा है, जो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है, हम इसको पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो बातें शायद उसमें चल रही हैं, उसमें चल रहा है कि RSS बना मोदी चल रहा है, मोदी के साथ शाह है, और इधर जो है गडकरी के साथ जो है ये आपके मलिक और जो है क्या कहते हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने राज्यसभा में नहीं जाने दिया, लेकिन भाजपा से तो नहीं निकाल पाए। लेकिन अब इसी में जिस पर इन्होंने अटैक किया राम माधव, वो भी RSS में है और वो RSS की ओर से सक्रिय भी हैं। तो सवाल है कि अगर उनका राम माधव का नाम 300 करोड़ में लिया तो राम माधव तो RSS के हैं। तो ये बड़ा सब हाथ पास गड्ढम गड्ढ है मामला, जो
हमारा ख्याल है कि जो तीनों चारों राज्य का चुनाव हो जाएगा, पांचों राज्य का, एक अभी कर्नाटक का होने जा रहा है और बाकी 4 और राज्य का निकट भविष्य में होने वाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसके बाद भाजपा में कोई न कोई बहुत बड़ा विस्फोट होगा। अब क्या होगा ये देखने वाली बात। और भी कई फैक्टर हैं जो जो क्या कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई से रोकते हैं, आपके क्या कहते हैं मलिक जी के। जी संजीव जी, जहां पे गैर भाजपाई राज्यों में गवर्नर हर समय टांग अड़ा देता है राज्य सरकारों को काम करने के लिए, वैसे समय में सतपाल मलिक गवर्नर रहे हैं, लेकिन वो पुलवामा से लेके ही मुखर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा है, और कल मैंने उनका प्रेस इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं जिस समय पुलवामा हुआ था उस समय मैंने कहा था, और मैं खुद उस स्पॉट पे गया था, और वहां पे कॉन्वॉय जब जा रहा था उसको बैरिकेडिंग कुछ नहीं था, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी आदमी जा सकता है, तमाम बातें उन्होंने कही। क्या इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मलिक साहब जब गवर्नर अपॉइंट हुए थे तो आप ध्यान रखिएगा कि मलिक साहब को कोई भी ऐसा राज्य नहीं दिया गया जो राज्य गैर भाजपा शासित राज्य रहा हो। जैसे बिहार में वो गवर्नर थे तो उस समय मेरे हिसाब से बिहार में जब वो गवर्नर बने थे तो उस समय नीतीश कुमार और बीजेपी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद जेएनके आ गए तो उस समय पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन उस समय रहा था, या हाँ रहा था या हट गया था। तो मतलब कि उसके बाद फिर गोवा गए, बीजेपी शासित राज्य था। तो कोई भी ऐसा बड़ा राज्य जहां पे गैर भाजपा शासित राज्य रहा हो और जहां पे गवर्नर के सेवा का इस्तेमाल केंद्र करना चाहती हो, वहां पे मलिक साहब को नहीं भेजा गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो मोदी साहब को ये कहीं ना कहीं लगता था कि मलिक साहब वो संवैधानिक जो एक सीमा है उसको नहीं लांघेंगे, जो सीमा आरिफ मोहम्मद खान साहब लांघ रहे हैं, या जो सीमा अपने तमिलनाडु वाले जो गवर्नर रवि हैं वो लांघ रहे हैं, तेलंगाना की जो गवर्नर है मैडम वो लांघ रही हैं, या और भी तमाम राज्यों में गवर्नर की जो भूमिका आप देख ही रहे हैं। झारखंड में जो वैद्य साहब थे वो किस ढंग से इलेक्शन कमीशन की पूरी पूरी चिट्ठी दबा के बैठे रहे इतने समय तक। भगत सिंह कोश्यारी ने जो गवर्नर ने रहते हुए वहां महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी उस समय जो उनकी भूमिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको गवर्नर तो बना दिया था, लेकिन उनको ये पता था कि सतपाल मलिक में थोड़ा जो है वो हाई मोरल के आदमी है, वो काम वो नहीं कर पाएंगे जो केंद्र के जो सरकारें हैं जो है जो चाहती है गवर्नरों से। और मैं समझता हूं कि गोवा में भी ये इनके व्यवहार से केंद्र भी खुश नहीं थी और केंद्र सरकार भी खुश नहीं थी, और वो राज्य के जो भाजपा की सरकार भी परेशान थी, क्योंकि इन्होंने वहां भी कुछ भ्रष्टाचार का मसला उठा दिया था। वहां की सरकार पे कुछ भ्रष्टाचार का मसला उठाया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट किया था। तो उससे भी वो बड़े स्थानीय राज्य सरकार और केंद्र की सरकार बड़ी परेशान थी कि कैसा हमने गवर्नर लगा दिया था। फिर उनको उठा के वहां से मेघालय भेज दिया गया। मेघालय एक छोटा सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो वहां पे इनका फिर रिलेवेंस निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये भाजपा शासित राज्यों में भी कुछ अहम मसलों पे केंद्र सरकार से टकराव लेने की क्षमता रखते थे, सही मुद्दों पे बोल देते थे। तो वो तो आज की डेट में केंद्र सरकार जो है वो सुनने की ऐसी चीजों को आदी नहीं है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण वो सतपाल मलिक साहब को समय से पहले हटा नहीं सकते थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं कि मलिक साहब पहले गवर्नर थे उस समय जिन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में भी बात करी, कुर्सी पे बैठे हुए भी। जब किसान दिल्ली के चारों तरफ धरनों पे बैठे थे तो सतपाल मलिक ने खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया था और केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि इनकी मांग को मान लीजिए, और प्रधानमंत्री को भी सलाह दी थी इन्होंने, जो कि बाद में बातें निकल के आई। तो मुझे जहां तक लगता है कि मलिक साहब और आरिफ मोहम्मद खान जो दो गैर भाजपा पृष्ठभूमि से निकल के भाजपा में आके गवर्नरी हासिल किया जिन्होंने, वो उनमें दोनों में बहुत अंतर है। आरिफ मोहम्मद खान पूरी तरह से केंद्र के डायरेक्शन पे जो केंद्र चाहती है वो केरल में कर रहे हैं, और सतपाल मलिक साहब ने वो कुछ भी नहीं किया जो केंद्र चाहती थी। तो मेरा मानना है कि सतपाल मलिक साहब ने बाकी गवर्नरों को भी एक तरह से एक मैसेज दिया है, जो देश में केंद्र के कहने पे फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, और इनके तमाम मामले ये बिल हर जगह गवर्नर रोक लेते हैं जो इनके पावर में नहीं है।
तो अब देखिए कि तेलंगाना का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, महाराष्ट्र का केस जो सरकार गिरी है गवर्नर की भूमिका पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। फिर आप देखिए कि दिल्ली में रेफरेंट गवर्नर की भूमिका पे सुप्रीम कोर्ट में लगातार मसला उठता रहा है। तो सतपाल मलिक साहब उसमें एक विरले गवर्नर हैं जिन्होंने संविधान के जो प्रावधान है उसके हिसाब से काम किया, उसको वायलेट नहीं किया, जो बाकी गवर्नर लगातार कर रहे हैं और उन पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये गवर्नर फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, राज्य की सरकारों को केंद्र के इशारे पे तंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो संविधान जो संविधान इन्हें अलाउ नहीं करता। कहीं बिल रोक रहे हैं, कहीं जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण है गवर्नर का उस पर पूरी की पूरी लाइन ही गायब कर दे रहे हैं, कहीं मंत्री को बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं, जैसे केरल में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने दिया था। तो ये जो सारी चीजों में सतपाल मलिक एक तरह से इस पूरे उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, जो गवर्नर की जो एक भूमिका होनी चाहिए संविधान के हिसाब से, उसके लिए बड़े एक्यूरेट उन्होंने एक मैसेज दिया है अपनी कार्यशैली से मलिक साहब ने। जी जेपी सर जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, 4 दशक हो गया, और कुछ खास बात जब वो पॉलिटिकल अपने क्लाइमेक्स पे रहे होंगे, जब नौजवानी में उत्तर प्रदेश से 9 साल राज्यसभा में रहे, तो उनके तेवर के बारे में बताइए, क्या इसी तरह के तेवर के साथ रहे? देखिए वो तेवर के साथ है, बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी ने जब गवर्नर उनको बनाया या तो मंत्री बनाते, तो मंत्री बनने के लिए भी था कि वो मंत्री बनेंगे तो भी मोदी जी की सरकार में तो जी हुजूरिया मंत्री चाहिए। वहां तो जो आईएएस सरकार चलाते हैं, आप अपना पीएस भी नहीं रख सकते, तो उसमें सतपाल मलिक अनफिट हो जाते। तो अब सतपाल मलिक को कहा है जेस करें, तो इन्होंने गवर्नर बनाया, और गवर्नर बनाने के बाद उन्होंने बिहार में उनको भेजा। अब बिहार में भी हो सकता है बिटवीन द लाइंस की कोई ऐसी बात हो जो न पूरा कर पा रहे हो, तो उसके बाद उनको हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। इन्होंने ठीक ही कहा हमारे मित्र ने, पांडे जी ने, कि जो है क्या कहते हैं उनको उस तरह क्या कहते हैं गैर भाजपा शासित राज्य में नहीं भेजा गया जहां वो कुछ करते या कर दिखाने का मौका मिलता। तो वो टेस्ट केस में पहले ही कहीं ना कहीं असफल हो गए होंगे, इसलिए उनको वहां नहीं भेजा, क्योंकि वहां जाकर के वो ईमानदारी से जो है सरकार चलने देते तो ना वो आरिफ मोहम्मद खां बनते, ना वो तेलंगाना के गवर्नर जो साहब चल रहे हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चला गया था कि साहब वो 3-3 महीने से जो है वो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल के जो है द्वारा पारित प्रस्तावों पर जो है दस्तखत नहीं कर रहे हैं। वो आपके तमिलनाडु के जो है उसी तरह रवि साहब के साथ गवर्नर की तरफ, रवि गवर्नर जो है वहाँ के, जो वहाँ के जो मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्तावों पर दस्तखत नहीं करते, या वो जो है राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें जो है वो लाइन गायब कर देते हैं। तो कहने, या कोश्यारी साहब का आपने देखा ही, और कोश्यारी साहब को देखा आपने कि जिस तरह जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा गया और मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी खिंचाई होगी, तो उसके पहले ही वो स्वास्थ्य के आधार पर जो है उन्होंने इस्तीफा देके वो जो है चले गए उत्तराखंड। लेकिन उन्होंने तो भाजपा के ही जो है डिजाइन को आगे बढ़ाया ना गवर्नर रखे, तो हो सकता है इस तरह ना हो। लेकिन अब इस तरह ना होने के बाद जब वो लगातार इन सब चीजों को देख रहे हैं, इन सब चीजों पर जो है मुखर हैं, तो मुखर होने के बाद जो है या तो आप उनको पार्टी से निकालिए, तो आप पार्टी से निकालेंगे तो पता नहीं कौन सा मेमोयर लिख देंगे कि आपने व्यक्तिगत रूप से उनसे क्या क्या कहा था। अगर वो अपना जो है संस्मरण लिख देंगे तो आप कैसे रोकेंगे उसको, आप बताइए। वो आपको बता देंगे कि हमको बिहार का गवर्नर बनाया और बिहार में हमसे क्या चाहते थे। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बोलना चाहते हैं पांडे जी? नहीं आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। सबसे बड़ी बात है कि सतपाल मलिक देखिए जाट समुदाय से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 22% हैं, और वो राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत है उन पश्चिमी जिलों में। आप फिर जाट आपके क्या कहते हैं हरियाणा में भी हैं और जाट राजस्थान में भी हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस समय जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड है, अब जैसे उत्तर प्रदेश के कुर्मी हैं यहाँ बैकवर्ड है, और गुजरात के कुर्मी जो पटेल अपने को लिखते हैं वो वहाँ फॉरवर्ड है। अब वहाँ के कुर्मी यहाँ के कुर्मी को कुर्मी नहीं मानते, वो मतलब अपना पटेल नहीं मानते, लेकिन यहाँ के कुर्मी पटेल लिखने पर हम आते हैं, तो क्या करेंगे आप? हाँ, राजनीतिक रूप से वोट लेने की बात आ सकती है, तो कोई पटेल नेता आके इनसे वोट मांग सकता है, लेकिन इनके कहने से ना वहां का पटेल किसी को वोट देगा, ना उनके कहने से यहाँ का पटेल किसी को वोट देगा, जब तक जो है वो राजनीतिक रूप से उसको सूट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो जाट समुदाय है, जो 22 जिलों में 14% जाट समुदाय हैं, ऐसे में जाट समुदाय की नाराजगी को उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी जो है वो नहीं झेल सकती। आप
फिर किसान आंदोलन में जैसा संजीव भाई ने बताया, खुल करके सतपाल मलिक ने सपोर्ट किया था। और 13 महीने तक किसान आंदोलन में ऐसे ही जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है ना। तो 13 महीने के किसान आंदोलन, और अभी भी किसानों का कहना है, अभी भी समय समय पर जो है किसान जो है वो आंदोलन वाले वो सरकार को धमकी देते हैं कि आपने कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के लिए लगातार किसान आंदोलित हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पावरफुल जाट खापों से बीजेपी सरकार जो है पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ सत्यपाल मलिक जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी कार्रवाई अगर हुई तो ये जाट समुदाय इनको इनके खिलाफ कर सकती है। और फिर वो जो आरएसएस का मामला है कि आरएसएस बनाम वो चल रहा है, उसमें ये इधर है वो उधर है, जो ये सब अंदर की बातें हैं कभी सामने उस तरह खुल करके नहीं आई। तो बाकी ये सतपाल मलिक का कोई तेवर आज नहीं है सर, ये जब थे तब से है, जब वहां यूनियन में थे तब से है। और वो धाकड़ नेता माने जाते रहे और अप्रिय सत्य बोलने में उनको जरा भी कभी हिचक नहीं रही। इसीलिए वो तमाम पार्टियों से जो है वो क्या कहते हैं, एक के बाद किनारा करते गए। अब उन्होंने किनारा किया है या उनको किनारा करने के लिए मजबूर किया गया, ये भी एक सोच का विषय जी। मतलब आप वो जी हजूरी वाला मंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो बनते तो अपने ही नहीं, अंदाज में रहते हाँ, हैं। बनते तो वहां पे पीएमओ के जो है के आदेश से, जो इनका जो पीएस जो है तो उनके मंत्रालय को चलाता, शायद वो संभव ना हो। सारे लोग के मंत्रालय को पीएस चला रहे हैं, आप बता रहे, जो सरकार द्वारा प्रदत्त हैं उनके डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी चला रहे हैं, जो पीएमओ से कहा जाता है। मतलब आप समझिए कि एक मंत्री किसी के ट्रांसफर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता, वो भी पीएमओ से जब तक जो है जाके क्लियर नहीं होगा तब। इतनी बुरी हालत है, आप समझिए कि दिल्ली के जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और वहां की, मतलब कि हम आपसे क्या बताएं। मतलब वो तेवर तो दिख गया जब थाने वालों ने खाना बनाने से मना किया, तो थाना में ही चले बोले यही खाना बनाऊंगा। नहीं, वो खाना खिलाने से मना किया कि लुटियन जोन है, इसके आप जो है क्या कहते हैं, लॉन में आप खाने का आयोजन नहीं कर सकते। और फिर वो खाप का भी मामला था तो वही नहीं गए, खाप वाले भी चले गए, वो खाना उन्होंने वहां मंगवा लिया, खा लो भैया सब लोग खाओ यहाँ, जब हम खाने के लिए बुलाए। अब सवाल है कि जिसके यहाँ लान है वो कहाँ खाना बनवाएगा, लान में कहाँ खाना खिलाएगा, घर के पिछवाड़े जी। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, सतपाल मलिक साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो जाट कम्युनिटी का जो आगमन, जो या जाटों की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की जो पहली पसंद है, वो 2014 में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू किया। उससे पहले थोड़ा बहुत वोट कर लेते थे, लेकिन जाटों की पहली जो पसंद रहे हैं चरण सिंह का परिवार ही रहा। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से बड़े परेशान रहती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति में कि ये जो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, जो जाट मुस्लिम का जो गठजोड़ है, उसको कैसे तोड़ा जाए। तो जाट मुस्लिम गठजोड़ जो चरण सिंह के जमाने से बना हुआ था, वो अजीत सिंह ने आगे उस लेगेसी को आगे रखा। तो वो जाट मुस्लिम गठजोड़ में सतपाल मलिक एक पहला बड़ा नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा ने जोड़ा। सतपाल मलिक को भाजपा की जरूरत नहीं थी, भाजपा को सतपाल मलिक की जरूरत थी। एक बड़ा जाट फेस की जरूरत थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका नाम हो, जो पुराना नाम था, बहुत लंबे समय से अनुभवी थे, विधायक भी रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। और आप देखिए कि अभी भी जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेता आप हैं भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, किसको आप जानते हैं? मैं नहीं समझता कि उनका नाम आप जानते भी होंगे। जो एक दो मंत्री भी हैं केंद्र में, जैसे जहां से सतपाल मलिक बागपत से रहने वाले हैं, लेकिन बागपत से सांसद का भी नाम सेम ही है, सत्यपाल सिंह। लेकिन सत्यपाल सिंह को शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन सतपाल मलिक को आप जानते हैं, जो उसी जिले से हैं। संजीव बालियान एक मंत्री हैं, उनको आप कितना जानते हैं? तो सवाल यह है कि सतपाल मलिक उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए जिस समय जाट कम्युनिटी के लोग भाजपा को स्वीकार नहीं करते थे, और उसी दौरान सतपाल मलिक भाजपा में आए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य रूप से जो जाट कम्युनिटी है वो 3 राज्यों में है, राजस्थान के अंदर है, हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में है। लेकिन तीनों स्टेट के जो जाट कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल जो एक लाइन है, पॉलिटिकल विजन है, वो डिफरेंट वर्क करता है। आप देखते हुए कि हरियाणा में कभी भी बड़ा कोई कांग्रेस भाजपा के साथ जाट नेता नहीं जुड़ा, और जो जाटों का जो एक सर्वमान्य नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की डेट में माने जाते हैं, कभी चौटाला माने जाते थे, कभी बंसीलाल माने जाते थे। तो ये सारे गैर भाजपा की राजनीति करते हैं, तो भाजपा की एक कसक रही है।
इवन कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है जाटों का वोट तो उनको मिला है, लेकिन जाट बड़ी लीडरशिप, वसुंधरा राजे चूंकि एक जाट फैमिली में ब्याही थी तो उसको एज ए जाट प्रोजेक्ट करते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राय है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो दिल्ली के सराउंडिंग जो है, ये भाजपा के साथ कभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पे बहुत खुल के नहीं जुड़े हैं। और किसान मूवमेंट में फिर इन्होंने पूरी तरह से किसानों का साथ दिया, तो भाजपा के लिए परेशानी। सतपाल मलिक जो है आज की डेट में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो सारे जो जितने भी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उसमें जाना पहचाना चेहरा है। और आप देखिएगा गवर्नर रहते ही, आप एक ध्यान दीजिए कि जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, मेघालय के जब गवर्नर थे, गोवा के गवर्नर थे, तो लगातार हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजेस में ये दौरा कर रहे थे और दौरा करते हुए लगातार मंचों से बोल रहे थे सारी चीजों को। झुंझुनू में मंच से उन्होंने पहली बार बोला था कि हमारे को 2 फाइलें दी गई थी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, और गोवा में कार्यक्रम में इन्होंने बोल दिया था कि अंबानी और अदानी तो ये सब सड़े हुए आलू हैं, ये कभी भी गरीबों को लेकर कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो ये गवर्नर रहते जो सरकार अंबानी और अदानी के लिए इतना पैरवीकार रही हो, जो अदानी और अंबानी के लिए इतना काम करती हो, उसी के नामित एक गवर्नर लगातार अदानी और अंबानी पे भी, गोवा में कार्यक्रम में मैंने उस समय सुना था वीडियो पे कि अदानी और अंबानी पे उन्होंने बहुत ही गंभीर अटैक किया था कि ये तो सड़े हुए आलू हैं, ये सिर्फ पैसा कमाते हैं, किसी को पैसा गरीब बंदों को दान करने के लिए और वेलफेयर के लिए खर्च करने के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी की लाइन से जब 2019-20 से ये अलग चल रहे थे, तो ये भाजपा के लिए डबल चिंता है। एक चिंता है कि इन्होंने साफ बोल दिया कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। अब बताइए कि मोदी साहब तो कहते हैं हमसे बड़ा तो दुनिया में कोई ईमानदार ही नहीं है, सारी दुनिया का भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया, और उन्हीं का नामी तक गवर्नर बोल रहा है कि भ्रष्टाचार से इनको कोई परहेज नहीं है। विपक्ष बोले तो बोले, लेकिन जो उनके साथ लंबे समय तक अगर रहा हो, सतपाल मलिक पिछले 10-15 साल से भारतीय जनता पार्टी में है और लगातार वो कह रहे हैं कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, इवन कि इनके राष्ट्रवाद में भी क्वेश्चन जब उठा ही दिया, तो मैं समझता हूं कि एक तो ये नेशनल लेवल पे जो एक नैरेटिव मोदी के मसले को लेकर जो एक बनाया गया था, उसको सतपाल मलिक ने काफी हद तक ध्वस्त कर दिया है, बहुत बुरी तरह से। और भाजपा की दूसरी चिंता जो है, दिल्ली के सराउंडिंग हरियाणा में 28% जाट हैं, राजस्थान के अंदर 18% जाट हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप सहारनपुर से लेकर आगरा तक जो 18 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पे जाट प्रभावी रूप से मतदाता हैं और अच्छा है, चुनावों को प्रभावित करते हैं। तो वैसे में सतपाल मलिक साहब की जो भूमिका है उससे भाजपा को डबल है। एक तो नेशनल जो इनका इमेज था उसको ध्वस्त कर दिया, और दूसरा ये जो 3 राज्यों में जो दिल्ली के सराउंडिंग है, दरअसल है कि ज्योग्राफिकली दिल्ली के आसपास जो कम्युनिटी स्ट्रांग है, अगर उसमें सरकार के विरोध में कोई भावना आए तो सरकारें विचलित होती है, ये भाजपा की सरकार को पता है। तो मैं समझता हूं भाजपा की सरकार ने बहुत मेहनत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाटों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाने के लिए, लेकिन जो उसमें हिंदुत्व का काफी ज्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार हुआ। फिर उसके बाद देखिए मुजफ्फरनगर के दंगों में जाट वर्सेस जो मुस्लिम जो चुनाव हुआ, अब वो धीरे धीरे किसान आंदोलन से जाटों का मोह भंग भाजपा के प्रति हुआ। फिर उसके बाद अब सतपाल मलिक साहब ने मोर्चा खोल दिया है, तो भाजपा का तो सारा गुना गणित जो है मलिक साहब फेल कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक मतलब चिंता का विषय है कि छेड़ भी नहीं पा रहे हैं, मलिक साहब को रोक भी नहीं पा रहे हैं, और मलिक साहब को गिरफ्तार करने में भी डर लगता है, इनको किसी केस में फंसाते हुए भी डरते हैं क्योंकि बेदाग छवि के हैं। तो ये भाजपा के लिए बड़ी समस्या है। सर जेपी सर, एक आखिरी सवाल। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, अभी जो संजीव भाई ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट थे वो चौधरी चरण सिंह के झंडे तले एकत्र थे, और चौधरी चरण सिंह और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह का लड़का है। इसके बाद भाजपा ने जो इनका जो आरएसएस का जो नीचे वाला कैडर है उसके माध्यम से वहां जाटों में माइक्रो लेवल पर गोत्र की राजनीति शुरू की। अपने यहाँ वो गोत्र की राजनीति ये थी कि चौधरी चरण सिंह परमार खाप के जो है वो क्या कहते हैं नेता थे, और वहां सबसे ज्यादा संख्या जाटों में उत्तर प्रदेश में बलियान खाप की।
तो बाकी जो उत्तर प्रदेश में आप राज्य स्तरीय नेताओं को देखेंगे, जो जाटों के भाजपा वाले वो बलियान खाप के हैं, उनका उन्होंने ये जागृत कराया कि आप अपने से अल्पसंख्यक खाप की लीडरशिप क्यों एक्सेप्ट। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आजकल गोत्र की राजनीति कहाँ चल गई, मतलब अवसर कम है और गोत्र ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, तो किस तरह जो है वो उस माइक्रो लेवल पर गोत्र चलता है। हमारे अखबार की स्वनाम धन्य एडिटर मृणाल पांडे जी थे, हिंदुस्तान में मैं तब था। और एक समय ऐसा आया कि हिंदुस्तान में 1 से 10 तक सारे के सारे जो है वो पहाड़ी, और वो पहाड़ी उत्तराखंड के नहीं, वो पहाड़ी जो है पिथौरागढ़ वाले खंड के, आपसे बताऊं, वो सब जो है वो 1 से 10 तक। और इस पर जाति न पूछो पत्रकार की या साधु की करके योगेंद्र यादव ने एक लेख भी लिखा था, उसका जवाब भी इन लोगों ने दिया था लेकिन दे नहीं पाए। और उसके बाद प्रदेश लेवल पर भी इसी तरह हुआ, यहां तक कि आपके क्या कहते हैं, जो सरयू पारी ब्राह्मण थे, उनको जो है, जो उन लोग थे, उनको किसी न किसी रूप से अखबार से निकाल दिया गया। और ये हुआ कि वो लोग अपने को, पहाड़ी लोग अपने को कानेकुब्ज के नजदीक समझते हैं, तो कानेकुब्ज लोगों की भर्ती हुई। और वो कानेकुब्ज में भी सब ऐसे लोगों की भर्ती हुई कि कानेकुब्ज में अगर वो त्रिपाठी हैं तो चीफ रिपोर्टर भी त्रिपाठी, न्यूज एडिटर भी त्रिपाठी, मतलब आप समझिए कि वो त्रिपाठी खाप हो गया, आप समझिए कि बाकी कानेकुब्ज में भी किसी और को जो है उसके बाद जगह, आपसे बता। इस तरह माइक्रो लेवल पर चलता है। आप पहले जो बहुसंख्यक है उसको जगाया जाता है कि तुम जो है डोमिनेंट बहुसंख्यक हो, अभी तक तुम बड़े पिछड़े थे, तो तुम उनका अपने वाले से कम वाले का क्यों स्वीकार करते हो लीडरशिप। नतीजा था कि जो है वहां छपरौली, जहां से चरण सिंह जीतते थे, वहां से अजीत सिंह चुनाव हार गए, वहां से जयंत चौधरी चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह जो है बलियान खाप, अब देखिए इसका उल्टा हो गया। इस समय बलियान खाप के नेता लोग इस समय जो है वो पराभव में है। अब ये जो सत्यपाल मलिक है तो पराभव में है, तो उस तरह उनका बलियान खाप पर जो है पकड़ नहीं है किसान आंदोलन के दौर के बाद। अब ये सत्यपाल मलिक हैं, सत्यपाल मलिक जो है वो भी हमारे ख्याल से जो है वो परमार खाप के नहीं है, बलियान खाप के हैं। मैं भी बिल्कुल एकदम 100% मलिक खाप है, मलिक है, तो वो उनसे परमार वाले से अलग है। तो अब इसके लिए ये फिर से जयंत चौधरी को जो है वो क्या कहते हैं, मतलब पोटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये ताकि जो परमार खाप जो है जयंत चौधरी के माध्यम से आ जाए, तो ये जाटों में उतना डैमेज ना हो जितना डैमेज जो है क्या कहते हैं, मतलब सतपाल मलिक के कारण और किसान आंदोलन के कारण हो चुका है। तो इस तरह के माइक्रो लेवल पर ये लोग काम करते हैं कि घर में ही जो है वो पति पत्नी में विभाजन करा दें आप। अच्छा, अपने यहाँ नहीं करते हैं सर, आरएसएस वाले अपने यहाँ नहीं करते हैं। अपने यहाँ तो उन्होंने भक्ति मार्ग पर इतना अपने घर को चला देते कि उन लोगों को भक्ति मार्ग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक आखिरी सवाल सर, सतपाल मलिक के तेवर बहुत ही तीखे हैं और हम लोग जानते हैं कि उस तरह के व्यक्तित्व के आदमी। आज वो जंतर मंतर गए थे रेसलर के समर्थन में, अगर यही तेवर 24 लोकसभा चुनाव तक बना रहा तो क्या वो धुरी बन सकती है जहां की ओपोजिशन की यूनिटी और स्ट्रांग हो, बीजेपी के सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जेपी सर हम बताएं। नहीं, बेहद देखिए, बीजेपी के सेहत पर तो तमाम अफवाह फैलाने के बावजूद जिस तरह विपक्ष की एकता हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने अपने को पीछे सिकोड़ा है, उसमें एक कील और जो है इनकी गड़ रही है सतपाल मलिक की आप। और अगर खाप पंचायतें और जो है जाट समुदाय जो है बीजेपी से जो है मतलब विमुख हो गया, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक था, वो अगर पूरी तरह विमुख हो गया और इसका प्रभाव राजस्थान और जो है आपके क्या कहते हैं हरियाणा में तो खैर पहले से ही है, तो उसका जो है असर तो इनका घटता ही तो जा रहा है, बढ़ कहां से रहा है। अभी बिहार में आनंद मोहन सिंह की रिहाई जो होने जा रही है, उससे जो राजपूत समुदाय दाहिने बाएं हैं वो नीतीश के साथ बहुत ताकत के साथ गोल बंद होगा आपसे। क्यों? क्योंकि आइकन है जो है वो राजपूतों के जो है आनंद मोहन सिंह, आप समझिए वो कोई ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं है। तो इसलिए जो है वो सब इनके माइनस ही होते जा रहा है। तभी तो ये जो है वो क्या कहते हैं अरण्य में आंसू बहा रहे हैं, अरण्य रोदन कर रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है जो है वो आनंद मोहन सिंह बड़ा गड़बड़। अभी आनंद मोहन सिंह इनके समर्थन में आ रहे होते, मतलब बहुत लगता है कि इनके समर्थन में है,
लवली आनंद इनके साथ होती है उनकी पत्नी, तो एक बार भी नहीं कहते कि बड़ा गड़बड़ हो रहा। अभी गुजरात में कह रहे हैं जो उन्होंने बिल्किस बानो में सबको छोड़ दिया है। माया कोडनानी को जो हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया है। हाई कोर्ट में जिन लोगों ने माया कोडनानी को पहले वाले मुकदमे जिसमें 30 साल की सजा हुई थी रिहा किया है, या अभी जो जज साहब हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी जरा सामने आए तो पता चल जाएगा कि सब किस तरह के जज हैं और कहां से आए हैं। वास्तविक बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो है इस समय कानून की व्यवस्था को सरकारी मशीनरी ध्वस्त कर रही है, क्योंकि जहां वो चाहती है वहां इस तरह का सब लचर प्रोग्राम रखती है कि जज से लेके और जो है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक ऐसा मैनेज कर देती है कि सजा होने का सवाल ही नहीं है। जितने दिन विचाराधीन रूप से जेल में रहे बस समझिए वही बहुत बड़ी बात है। लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई तो हाई कोर्ट से छूट जाएगा। ये स्थिति है सर। जी संजीव जी। जी देखिए, निश्चित रूप से सतपाल मलिक साहब ने दो बातें करी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबके लिए वो प्रचार करेंगे। राजस्थान में उन्होंने कहा है कि अगर वसुंधरा कैंडिडेट होगी तो मैं सोचूंगा, नहीं तो मैं प्रचार नहीं करूंगा या अगेंस्ट में काम करूंगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान जो है, सबसे पहले राजस्थान में चुनाव होना है सेंटर से पहले, दिल्ली से पहले, और राजस्थान में जाट मतदाता बड़े प्रभावी हैं। वसुंधरा अपने आप को जाट समुदाय की बहू बताती हैं और सतपाल मलिक ने भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने के लिए कहा कि वसुंधरा को आप सीएम का कैंडिडेट प्रपोज करोगे तो भाजपा जीत सकती है और हम भी कुछ मदद करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि वसुंधरा राजे को तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो टोटली डिसलाइक कर रहे हैं, उनको संगठन से, पार्टी से किनारे लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को डैमेज करने की एक पूरी योजना चल रही है अपने अपने तरीके से। कि उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बोल ही दिया है कि मैं विपक्ष के साथ हूं, समाजवादी पार्टी के साथ हूं। हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी बने, जो चर्चा है अलग अलग उसमें। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। वो बोल चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चा है जो राजनीतिक, जो उसमें चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो कहा है कि हम वहां सपा, कांग्रेस, इन सबों के साथ रहेंगे। राजस्थान में उन्होंने बड़े तरीके से भाजपा को डैमेज करने के लिए वसुंधरा राजे का नाम प्रपोज किया है, जो संभव नहीं है, जिसपे अमित शाह और नरेंद्र मोदी राजी नहीं होंगे और वहां टकराव निश्चित है। और उससे जो सबसे ज्यादा डेंट पड़ेगा वो जाट कम्युनिटी के वोट पे पड़ेगा, जो सबसे मजबूत कम्युनिटी राजस्थान के अंदर है। तो एक निश्चित रूप से सतपाल मलिक साहब के जो गतिविधि है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है और विपक्ष को एक बहुत महत्वपूर्ण मौका दिया है। सतपाल मलिक ने जो मुद्दे उठाए हैं वो विपक्ष उसी मुद्दे को उठा के सरकार पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जेपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे की हार में अनंगपाल सिंह का जो मुठभेड़ कम मर्डर था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और राजपूतों का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के खिलाफ हो गया जी। अगर ऐसे में, और मेरा ख्याल है अभी भी उसकी कोई बहुत भरपाई नहीं हुई। अनंगपाल वहां का एक प्रकार का माफिया कह लीजिए, रॉबिन हुड कह लीजिए, राजपूतों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था जिसको बड़े धोखे से इन्होंने मार गिराया। उसके ऊपर यहाँ तक कि जो है सीरियल भी बन गया है अनंगपाल सिंह। तो अगर वो राजपूतों का बेल्ट और वो राजपूतों का गुस्सा अगर अभी भी कायम रहा, जिसको कि हमारे ख्याल से इनकी सरकार नहीं थी तो भरपाई करने की कोशिश नहीं हुई, और जाट वाला वोट भी अगर खसका तो भाजपा का राजस्थान में सफाया तय। और इसमें कहीं न कहीं एक कील जो है उनकी भी आप मानिए, आपके सतपाल मलिक जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विशद विश्लेषण सतपाल मलिक होने के मायने क्या है समझ सकते हैं। दिल्ली और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उसे पूरा चुनावी समीकरण बदला जा सकता है। शुक्रिया आप दोनों का। और आप दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, नमस्कार।